हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सीजीपीएससी अभी एसीएफ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है, तो आज हम लोग एसीएफ के सिलेबस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि रिलेटेड है फिजिक्स सब्जेक्ट से। और उस पर भी अगर स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो रिलेटेड है आपके विद्युत या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो वीडियो सीरीज़ मैं बनाने जा रहा हूं वो हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। किसी भी प्रकार के डाउट की स्थिति में आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कई सारे इंग्लिश टर्म्स का मुझे हिंदी मीनिंग ना पता हो। ओके, इसके अलावा इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाइए, आपको बहुत सारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएंगे मेरे। आप वहाँ पर लिंक में टैप करके सीधा मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे सारे प्रकार के सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इवन इंस्टाग्राम के भी लिंक वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करने की एज़ सुन एज़ पॉसिबल कोशिश करूँगा। ओके, तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है रेजिस्टेंस रिडक्शन मेथड्स या फिर समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के तरीके। आई गेस सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके लिए आप 10th की बुक तो लीजिए क्योंकि सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा आप ये युगबोध की बुक ले सकते हैं, ये 12th की बुक है। इसके अलावा आप अगर चाहें तो HC वर्मा भी फॉलो कर सकते हैं। हालांकि इसमें 10th का सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन 10th के सिलेबस से ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन सीजीपीएससी एसीएफ में आते हैं और ये फैक्ट है। आप एनालिसिस कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का। ओके, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एकदम एडवांस लेवल के प्रॉब्लम कराऊंगा और हार्डली 2-3 लेक्चर लगेंगे अगर इसके लिए अगर मैं कोशिश करूँ तो। देखते हैं कितने लेक्चर बनते हैं। फ़िलहाल तो अभी ये पहला लेक्चर है और इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे सीधा सीधा। ठीक है, पहले हम लोग चर्चा करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर। डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड सर्किट। सर्किट और नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है हम लोग वो चेकआउट करेंगे। देख रहे होंगे कि इसमें मैंने 2 डायग्राम बना के रखे हैं, एक ये है और एक ये है। देखिए, ये एक वोल्टेज सोर्स है, बैटरी भी बोलते हैं इसको। तो ये बैटरी मान लीजिए या फिर वोल्टेज सोर्स, जो भी आपको अच्छा लगे। इसमें कई सारे रजिस्टर कनेक्टेड है, दिख रहा होगा। इसमें भी रजिस्टर कनेक्टेड है, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें जो ये एलिमेंट है ये एक साइड से ओपन है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है नेटवर्क और सर्किट में। नेटवर्क में ये कंपलसरी नहीं है कि सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जैसा कि ये। तो इसको मैं नेटवर्क बोलूँगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? कंपलसरी नहीं है कि सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हों, कंपलसरी हो भी सकता है। डिफरेंस समझ में आया मेरे स्टेटमेंट में? नहीं समझ में आया तो थोड़ा देखिए इधर। और ये एक सर्किट है क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें ये एलिमेंट जो है वो हैंगिंग है या फिर इसको ओपन सर्किट बोलते हैं। ओपन सर्किट का मतलब समझ में आया? यहाँ से ये ओपन है, ये फ्रिंज मटेरियल है जो कि सर्किट में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसमें से करंट फ्लो ही नहीं होगा। अभी फ़िलहाल ये दिख जरूर रहा है, लेकिन हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ओपन सर्किट है। सिंपल सी बात। तो ये एक फ्रिंज मटेरियल है और इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं सर्किट से। तो इस प्रकार का अगर सिस्टम हो जिसमें सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो तो उसको नेटवर्क बोला जाए। ओके, दूसरी तरफ अगर सर्किट में बात करें तो सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। क्लियर इतना? अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जो कि कुछ सिलोजिज्म जैसा है। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, सारे सर्किट, ऑल सर्किट इक्वल टू नेटवर्क। ठीक है, सारे सर्किट जो होंगे वो एक नेटवर्क होगा। मैंने बोला कंपलसरी
नहीं है कि सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अगर कोई फ्रिंज मटेरियल होगा तो उसको एज अ नेटवर्क में कंसीडर किया जाएगा। ऑल सर्किट आर नेटवर्क बट ऑल नेटवर्क आर नॉट इक्वल टू सर्किट। ठीक है, ये एक नेटवर्क है लेकिन ये सर्किट की कंडीशन को पूरा नहीं करता। सर्किट में क्या होना चाहिए, कंपलसरी वो सारे एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये कनेक्टेड नहीं है तो ये एक क्या होगा, नेटवर्क होगा। क्लियर यहाँ पर? ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सर्किट और नेटवर्क में। और मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट काफ़ी होगा कि सारे सर्किट नेटवर्क होते हैं जबकि ज़रूरी नहीं है कि सारे नेटवर्क सर्किट हो। क्लियर? अगर कोई डाउट की स्थिति आए तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दूंगा वहाँ पर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग तो देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्किट कनेक्शन। ओके, सर्किट में कनेक्ट करने के कितने प्रकार के तरीके होते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। पहला है सीरीज कनेक्शन या फिर श्रेणी क्रम। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, एक रजिस्टर जो होगा दूसरे रजिस्टर से कनेक्टेड होगा, लेकिन कनेक्शन किस प्रकार होगा, इसका एक एंड दूसरे के फ्रंट से कनेक्टेड होगा और वो वापस जाके बैटरी से कनेक्टेड होगा। क्लियर? यही डेफिनेशन लिखा हुआ आपके 10th के बुक में, अगर बुकिश लैंग्वेज में बात नहीं की जाए तो। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से जो भी करंट जाएगा वो वापस घूम के इसी में जा रहा है। ठीक है, और वही करंट इसी में जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो करंट इस R1 रजिस्टर से गया था वही करंट आपके R2 रजिस्टर से भी जा रहा है। इसलिए सीरीज कनेक्शन में करंट की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। मतलब R1 से जो करंट जा रहा है, ठीक है, वो करंट सेम होगा R2 से। ये क्लियर हुआ? अब मैंने बता दिया करंट सेम होगा, लेकिन यहाँ पे इन दो टर्मिनल के बीच में जो भी विद्युत विभव या फिर पोटेंशियल होगा V1 और इन दो टर्मिनल के बीच में V2, ये दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दोनों के बीच में अलग होगा या फिर विद्युत विभव दोनों के बीच में अलग अलग होगा। देखिए अब V1 और V2 को कैसे निकालें, ये बात आ जाती है। तो हमने ओम्स लॉ अगर पढ़ा होगा आपने कभी, हमने तो अभी पढ़ा नहीं है क्योंकि मैंने इस लेक्चर में नहीं बताया है। ओम्स लॉ क्या होता है, दिस वोल्टेज इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस इनटू करंट। अब देखिए करंट निकालने का तरीका क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। ओके, तो वोल्टेज क्या है यहाँ पर, V। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जितने भी प्रतिरोध साथ में रहते हैं उनका सम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कितने प्रतिरोध है, 2, तो R इक्विवेलेंट या फिर टोटल R, इसको लिखा जाता है R1 प्लस R2। क्लियर? जितने भी आपके रजिस्टर रहेंगे उनको ऐड कर दिया जाएगा तो इक्विवेलेंट सर्किट का आपको रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। ओके, तो करंट कैसे निकालेंगे, करंट इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट। क्लियर? अब देखिए मैं वहाँ से नहीं लिखता, अब यहाँ देखते हैं। तो करंट क्या हो गया इसका, R1 प्लस R2, ये क्या हो गया, करंट I। इस I की वैल्यू हम लोग को पता चल गई। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम लोग, इसका पोटेंशियल निकालना है।
तो जैसा कि मैंने अभी बताया पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू आर इंटू आई। तो आई तो सेम है, रेजिस्टेंस इसका क्या है, R1 है। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो अभी इसको कंसिडर करेंगे। रेजिस्टेंस का क्या है, R मतलब इसका रेजिस्टेंस R1 हो गया। करंट की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R1 प्लस R2। ये एक पहला बन गया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग V2 भी निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, R2 इंटू V R1 प्लस R2। देखिए मैं अभी स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के जब प्रॉब्लम करेंगे तो ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। सीरीज कनेक्शन की एक और प्रॉपर्टी ये है कि अगर कभी भी जो सीरीज में लगे हुए रजिस्टर की वैल्यू अगर सेम हो तो वो जितने रजिस्टर लगे हों, मान लो हम लोग के पास n रजिस्टर हैं, ठीक है, और सारे रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, R, तो एन आर इज इक्वल टू हो जाता है टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो बताइएगा, ओके। तो ये एन आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस हो गया। जैसे कि मान लीजिए एक सीरीज में एक ओम के 5 रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है। तो 5 रजिस्टर कनेक्टेड है तो मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 5, और रजिस्टर की वैल्यू कितने मैंने बताई थी, 1 ओम की। तो 5 इंटू 1 ओम का रजिस्टर इज इक्वल टू टोटल कितना आ गया, 5। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 5। क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग आगे का कनेक्शन देखते हैं जिसका नाम है पैरेलल कनेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की, ओके। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है जो कि रजिस्टर के दोनों एंड से कनेक्टेड रहता है। जैसे कि यहाँ पर एक रजिस्टर कौन सा है, R1 और ये R2। तो इसका एक एंड इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा, दूसरा एंड इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा। सिमिलरली इस रजिस्टर का भी ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा और ये वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा। तो मतलब जो ये V यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो इसके अक्रॉस भी सेम रहेगा और इसके अक्रॉस भी सेम रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो V आ रहा था वही V यहाँ पे भी अपीयर होगा, ठीक है, और सिमिलरली यही V यहाँ पे भी अपीयर होगा, ठीक है। लेकिन जो करंट है, लाइक आपके सीरीज कनेक्शन में मैंने बताया था कि करंट की वैल्यू सेम होती है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट जो है यहाँ आने के बाद इस पॉइंट पे आता है। तो यहाँ पे जो करंट जाएगा इसकी वैल्यू हम लोग लेट I1 मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के बाद कुछ करंट इधर चला गया और कुछ करंट इधर चला गया, ये मान लेते हैं I2, ठीक है। अभी मैंने KVL आपको नहीं पढ़ाया, KCL भी नहीं पढ़ाया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ वो बहुत आगे में मैं बताऊंगा क्योंकि उतने लेवल का प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपको नहीं पूछेगा। एक बात के लिए मान लेते हैं, क्या पता CGPSC का भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ देगा, ठीक है। ये I है, इधर I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, ठीक है। तो ये जो I है वो I1 के बराबर नहीं होगा क्योंकि इसका कुछ पोर्शन इधर चला गया। मान लेते हैं ये 5 एम्पियर का करंट है, तो 5 एम्पियर यहाँ आने के बाद कितना, 2 एम्पियर इधर चला गया, 3 एम्पियर इधर चला गया, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो, एक कंडीशन में ये बराबर हो सकते हैं जब रजिस्टर इक्वल हो, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। अब देखिए ये I1 और I2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको पैरेलल कनेक्शन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, सॉरी पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें हम लोग R इक्विवेलेंट या फिर समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस
R2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप देखिए 2 रजिस्टर लगाए थे इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ ऐसा होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इक्विवेलेंट या फिर समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहाँ का पोटेंशियल बराबर रहता है। पोटेंशियल का डेफिनेशन अभी मैंने क्या बताया था आपको, सॉरी डेफिनेशन बोलता हूँ, फॉर्मूला क्या बताया था आपको, V इज इक्वल टू R इंटू आई। ठीक है, तो मेरे को I1 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। ओके, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी। अब वोल्टेज सेम है, मेरे को R की वैल्यू पता है कितना है, R1 इज इक्वल टू करंट की वैल्यू कितनी है, हमने I1 मानी है। ठीक है, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, R1 की बात कर रहा हूँ। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू I1 हो गया। इसी प्रकार वोल्टेज डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका I2। ठीक है, इतना क्लियर। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि क्या होगा अगर मैं इसको एकदम सिंप्लीफाई तरीके से लिख दूं। अगर मेरे को टोटल करंट के हिसाब से इसको लिखना है, जैसे R इक्विवेलेंट मेरे को पता है कितना है और ये करंट मेरे को पता है, तो ये V की वैल्यू कितनी होगी, V इज इक्वल टू होगा I इंटू R इक्विवेलेंट, टोटल सर्किट का रजिस्टर। टोटल सर्किट का रजिस्टेंस कितना है, V इज इक्वल टू I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हुआ। अगर इसी V को रिप्लेस कर दे यहाँ पर तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा ना, हौच पौच हो रहा है, तो मैं जहाँ लिख रहा हूँ उसको ध्यान जरूर दीजिएगा। तो ये हो गया I की वैल्यू, सॉरी I की वैल्यू की जगह में सॉरी V की वैल्यू की जगह में हम लोग ये डाल देंगे एक्सप्रेशन, तो I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये V की वैल्यू आ गई और अपॉन में R2 हुई है, तो मल्टीप्लाई बाय R2 इज इक्वल टू I2 आ गया। क्लियर। अब देखिए ये R2 से ये R2 कैंसिल हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा, तो I2 इज इक्वल टू टोटल I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये एक फॉर्मूला बन गया। मतलब इसी में I1 को अगर ऐसा लिखना चाहे तो I1 इज इक्वल टू सिंपली हम लोग लिख सकते हैं R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल I। मतलब समझे आप, जब कभी भी मेरे को ये वाला करंट निकालना होगा I1, तो पहले क्या करूँगा, मैं इसका रेजिस्टेंस लूँगा। जैसे मेरे को I1 निकालना है तो पहले मैं R2 लिखूँगा, ऊपर में I1 लिखना है तो पहले मैं R2 लिखूँगा अपॉन R1 प्लस R2 लिख दूँगा। ठीक है, इनटू क्या कर दूँगा, जो टोटल करंट है उससे मल्टीप्लाई कर दूँगा। वैसे ही मेरे को अगर सिमिलरली अगर इस हिसाब से I2 निकालना है तो R1 ऊपर रहेगा, R1 प्लस R2 नीचे रहेगा, इनटू करूँगा किससे, टोटल करंट से। तो ये एक सिंप्लीफाइड तरीका होता है, क्योंकि सर्किट में आपको ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकता है। टोटल I की वैल्यू दे देगा, बोलेगा I1 निकालो, I2 निकालो, R2 निकालो, दुनियादारी निकालो। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस हिसाब से, तब मैं आपको
सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको केवल फॉर्मूले यहाँ पर से जो मैंने लिखे हैं डब्बे में उसको याद कर लेना है। क्लियर? तो हम लोग ने देख लिया सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। इसके अलावा आपके 12th की बुक में एक और चीज़ें लिखा हुआ है, मिश्रित क्रम वाले। अरे हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, थोड़ा सा मैं रब कर रहा है यहाँ पर। जब कभी भी इस पैरेलल कनेक्शन में समतुल्य प्रतिरोध निकालना हो और R1 R2 और जितने भी पैरेलल में कनेक्टेड एलिमेंट है उनकी वैल्यू एक समान हो, जैसा कि मान लीजिए R1 R2 R3 R4 जितने भी लगे हुए हैं सबकी वैल्यू 2 ओम है। ठीक है, सबकी वैल्यू 2 ओम है। ओम को ऐसे लिखते हैं, ये यूनिट होता है रेजिस्टेंस का। जितने भी रजिस्टर लगे हैं उनकी वैल्यू कितनी है? 2 ओम। अब मेरे को अगर R इक्विवेलेंट निकालना है, मान लीजिए 2 ओम के मेरे पास कितने रजिस्टर है? 5 रजिस्टर। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? जितने भी रजिस्टर रहेंगे उसको ऊपर लिखना है और डिवाइडेड बाई 5 कर देना। सिंपल। मतलब अगर 10 ओम के मेरे पास 5 रजिस्टर कनेक्टेड हैं पैरेलल में, तो 10/5 रजिस्टर कर देना है, तो वो क्या आ जाएगा मेरा? R इक्विवेलेंट उस पर्टिकुलर सर्किट का। क्लियर? तो जब हम लोग और आगे के प्रॉब्लम करेंगे तो हम लोग चेकआउट करेंगे इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स, इससे एडवांस लेवल के भी प्रॉब्लम 1 बाय 1 करके। ठीक है, एक और आपका क्रम बताया गया है मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम या फिर मिक्स्ड कनेक्शन। उसमें क्या होता है कि सीरीज और पैरेलल का वो कॉम्बिनेशन होता है, तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब इतने से ही काम चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, क्योंकि वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज से आगे पढ़ाना चालू करूँगा। व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और जितने भी आपके यूज़फुल कॉन्सेप्ट है वो सब बताऊँगा। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपको ACF, गेट, ES और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिनके बारे में मुझे नॉलेज है उससे रिलेटेड वीडियो कंटेंट्स आपको मैं रेगुलरली बना के देता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।